बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी लौट आई है। बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के किसी भी इलाके में वर्षा दर्ज नहीं की गई है और बिहार का मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं पर कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और फिर आसमान साफ रहने से मौसम सामान्य रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। यही हाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार का भी है, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद यहाँ भी गर्मी का असर बढ़ने लगता है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये पश्चिमी विक्षोभ 8 मार्च से 9 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से पटना समेत बिहार के उत्तरी और फिर मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए एक अहम सलाह जारी की है। अगर इस सलाह का पालन नहीं किया गया तो फिर जमीन खरीदने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभाग ने कहा है कि जमीन खरीदने से पहले उनकी ऑनलाइन जमाबंदी की जांच करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर संभव है, यानी कि हो सकता है कि आप जमीन नहीं बल्कि विवादित जमीन खरीद रहे हों। जब विभाग ने सलाह दी है कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई जमीन खरीदने में लगाने जा रहे हैं तो फिर सबसे पहले कुछ बातों की जाँच कर लें, जैसे कि जमीन को आप ऑनलाइन खरीदने जा रहे हैं, क्या जमीन विक्रेता के पास उनकी जमाबंदी है, ये देख लें। और अगर जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है तो फिर क्या आप जो खेसरा प्लॉट खरीद रहे हैं उसका नंबर और पूरा रकबा उस ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि विक्रेता के पास खुद के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं। वहीं पर ऑनलाइन जमाबंदी जांच से जमीन के असली मालिक का पता चल जाएगा। इससे आपको भविष्य में होने वाले विवादों से बचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर जमीन बेचने वाले के पास खुद के नाम पर जमाबंदी नहीं है तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है, इसकी भी जांच करना बेहद जरूरी है। दोस्तों बिहार के छपरा में ऑर्केस्ट्रा डांस की आड़ में चल रहे घिनौना कार्य का बड़ा खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, जब पुलिस और रेस्क्यू फाउंडेशन की संयुक्त कार्रवाई में 14 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया, जिन्हें जबरन इस धंधे में धकेल दिया गया था। सुबह 4 बजे 3 थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी करके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार की लड़कियों को मुक्त कराया गया है। कई लड़कियां गरीबी के कारण इस दलदल में फंस गई थी, जबकि कुछ को लालच और धोखे से इसमें घसीटा गया था, यानी कि देह व्यापार के धंधे में। यूपी की एक पीड़िता ने बताया है कि वह पहले वीडियो क्रिएटर थी और फिर एल्बम में काम करती थी, लेकिन काम की कमी और फिर आर्थिक तंगी ने उन्हें ऑर्केस्ट्रा डांस तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे संचालकों ने उसे अनैतिक कार्यों में धकेलना शुरू कर दिया। उसने भावुक होकर के कहा कि डांस अब मेरी मजबूरी बन गई है। एक अन्य लड़की ने खुलासा किया है कि संचालक जबरन उसे ग्राहक के पास भेजते थे। विरोध करने पर धमकी भी दी जाती थी कि उसके डांस वीडियो उसके घर वालों को भेज दिया जाएगा। डर और मजबूरी में उसे उनकी हर बात माननी पड़ी। रेस्क्यू फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि इस तरह से लड़कियों को प्रलोभन देकर के विभिन्न तरीके के धंधे में धकेला जा रहा है और गलत काम में फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी महिला हैं, लड़की हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों से बचें और अपनी ज़िंदगी को इस दलदल में कभी भी जाने ना दें। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सुनहरा अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की स्थिरता की तलाश में है। जी हाँ, अगर कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर वे आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in रिक्वायरमेंट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना आवेदन पूरा करें, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके। जिन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है उनमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल है, जैसे रेडियोलॉजी, मनोचिकित्सा, फिजिशियन, पैथोलॉजी, बाल रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, सूक्ष्म जीव विज्ञान, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी और बाकी कई सारे, त्वचा रोग और एनेस्थीसिया, कई सारे पदों पर भर्ती की जाएगी।
दोस्तों बिहार के भागलपुर से एक घिनौना मामला सामने आया है। यहाँ पर एक डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने महिला के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने महिला इंटर्न से दोस्ती की और उसे झांसे में रख करके अपने करीब लाया। लड़की को मिलने के लिए वे अक्सर बुलाता रहता था। जब ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। जब शादी की बात आई तो फिर डॉक्टर ने दहेज में मोटी रकम की मांग कर दी। जब दहेज देने में जब लड़की के घर वाले असमर्थ दिखे तो फिर उसने घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया। लड़की की आपत्तिजनक फोटो और फिर वीडियो वे सोशल मीडिया पर डालने लगा और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब भागलपुर पुलिस ने एक लड़की की शिकायत पर कार्रवाई की और फिर मायागंज इलाके में आरोपी डॉक्टर भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र के शेरमाड़ी बाजार निवासी शिव बालक ओझा को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा किया है। जहां उनके अनुसार लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पिछड़ों के नाम पर ही आरक्षण हो। जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि अति पिछड़ों को अलग आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल्पना थी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाई थी। जहाँ अब अगले चुनाव में विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कहा कि अति पिछड़ों के आरक्षण के विरोध के कारण वे जनता दल से अलग हुए, अलग पार्टी बनाई। नीतीश कुमार ने कहा कि अति पिछड़ों को अलग आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल्पना थी। उन्होंने कहा कि 1990 में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहां उस समय स्वयं जातीय विधायक भी लालू यादव का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है। जहां सरकारी जवाब के दौरान शोरगुल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार विपक्षी विधायकों को मोटी झिड़की दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण समाप्त होने के कुछ पहले विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। सड़कों की हालात इतनी खराब थी कि सांसद रहते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण करना पड़ता था। डर के मारे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त था। उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप से बिहार में कृषि का विकास हुआ। खेतों में बिजली के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने पहले पंचायती राज और फिर बाद में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसके बाद से 4 चुनाव हारे। दोस्तों बिहार के सुपौल जिले के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका खुशी कुमारी ने प्रेमी गौतम सिंह के साथ भाग करके शादी कर ली। शादी के बाद परिजनों के दबाव और फिर धमकियों के बीच शिक्षिका ने एक वीडियो जारी करके अपनी और फिर पति की सुरक्षा की अपील की है। इस वीडियो के वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में खुशी कुमारी बद ने बताया है कि वे दरभंगा जिले की रहने वाली है और सुपौल के छातापुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कामत किशगंज में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 28 फरवरी को अपनी मर्जी से प्रेमी गौतम सिंह से शादी कर ली, लेकिन अब कुछ लोग उनके माता पिता को भड़का रहे हैं और उनके पति और फिर ससुराल वालों पर अपहरण का झूठा आरोप लगाने की साजिश रच रहे हैं। जहां वहीं पर खुशी कुमारी ने प्रशासन से अपील की है कि उनके और फिर उनके पति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि वे बालिग हैं और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है, लेकिन अब कुछ लोग उन्हें और फिर उनके परिवारों को परेशान कर रहे हैं। शिक्षिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में 1990 से पहले की सरकार को निशाने पर लिया और बताया है कि 90 के बाद बिहार में लालू यादव की सरकार बनने से दलित गरीब पिछड़ों को क्या फायदा हुआ है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने छपरा के एक पुराने कांड को जिंदा किया है। तेजस्वी यादव ने चुलहिया तेली कांड का जिक्र करते हुए बिहार में 1990 के बाद हुए बदलाव का दावा किया है। इस हमले से उन्होंने बिहार के पूर्व सरकारों को घेरा है, जहाँ अगड़े और फिर पिछड़ों की लड़ाई की ओर सबका ध्यान लेकर के गए। यह सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने 1990 के पहले की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छपरा में चुल्हाई तेली कांड हुआ था। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले तेली समाज के एक शख्स ने अपने घर में सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज रखा था, लेकिन भोज के अगले दिन कुछ सामंतवादियों ने उनके घर जाकर के उनका दोनों कान काट दिया था। कहा कि कैसे भोज रख लिया और खुद को मेरे जैसे समझ लिया है कि भोज रखवाएगा। तेजस्वी यादव का भी ये बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए की ओर से भले ही सीएम पद के घोषित उम्मीदवार होंगे, लेकिन गठबंधन में धमक भाजपा की दिखेगी। यह सीट बंटवारे से लेकर के चुनावी रणनीति तय करने तक सभी मामलों की कमान भाजपा के हाथों में होगी। भाजपा इस बार न सिर्फ जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि चुनावी रणनीतियों की कमान भी अपने पास रखेगी।
इसके अलावा चुनाव प्रचार की पिच पर पीएम मोदी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे। जब गठबंधन में दलों की भरमार और फिर पुराने प्रदर्शन के आधार पर जदयू को इस बार भाजपा से कम सीटें मिलेंगी। जब भाजपा सूत्रों के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में जदयू के लिए अधिकतम 90 सीटों से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, यानी कि जदयू को मात्र 90 सीट ही मिल सकती है। वहीं पर भाजपा की कोशिश बीते चुनाव की तरह 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, जब बाकी बचे 43 सीटें दूसरे सहयोगी जैसे लोजपा, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में बढ़ेंगी। चूंकि लोजपा लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से की सभी 5 सीटें जीती, ऐसे में जदयू भाजपा के अलावा सीट बंटवारे में सर्वाधिक महत्व लोजपा रामविलास को मिलेगा। वहीं पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक 2010 का विधानसभा चुनाव जदयू का पीक था। इसके बाद उसके मत प्रतिशत और फिर सीटों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। जब उस चुनाव में जदयू को 115 सीटें और फिर 22.58% मत मिले थे। जब इसके उलट भाजपा के मत प्रतिशत में 2005 से ही चुनाव बढ़ोतरी हुई। जब लोकसभा चुनाव में भी मत प्रतिशत की दृष्टि से भाजपा जदयू के मुकाबले बीते 3 चुनाव में बहुत आगे रहा। ऐसे में इस आधार पर जदयू को सीट बंटवारे के दौरान अपना दिल बड़ा करना होगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज आ रहे हैं, जहां भोर प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ में 6 मार्च से यानी कि आज से हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी 9 मार्च को बांका में कार्यक्रम है, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आगमन को लेकर के राजनीतिक भी शुरू हो गई है। वहीं पर राजद विधायक राकेश रोशन ने कहा कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं और फिर बहुत से लोग आएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, वो ध्रुवीकरण के लिए जाने जाते हैं। सनातन धर्म के नाम पर वे देश में गंगा जमुनी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार बुद्ध और फिर महावीर की धरती है, इसलिए इस धरती पर उनका कोई भी काम नहीं है। जब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। वहीं पर भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उनके आगमन से बहुत से लोग भयभीत हो जाएंगे। यदि सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है तो फिर ये अच्छी बात है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी आरजेडी पर जमकर के निशाना साधा है, जमकर के हमला बोला है। आरजेडी के शासनकाल को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी कुछ कहा था। जब तेजस्वी यादव पर उनकी नजर गई तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा बताते हुए कह दिया कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। नीतीश की ओर से तेजस्वी यादव पर किए गए हमले से रोहिणी आचार्य भड़क गई, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है रोहिणी आचार्य, वो भड़क गई। उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने एक्स के जरिए कहा कि तेजस्वी की जानकारी की फहरिस्त लिस्ट बहुत लंबी है। जब अपनी तमाम जानकारियों की चर्चा अगर तेजस्वी ने कर दी तो फिर बंगले झांकने लगेंगे आप नीतीश कुमार जी। वहीं पर रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है कि चाचा जी के मुताबिक तेजस्वी बच्चा है और कुछ नहीं जानता। जहाँ चाचा जी निसंदेह तेजस्वी आपकी उम्र के मुकाबले बच्चा है पर बहुत कुछ जानता है। ये भली भांति जानता है कि हत्या के मामले में अभियुक्त कौन था और फिर थीसिस चोरी के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा किसे दोषी ठहराया गया था। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि चाचा तेजस्वी ये भी जानता है कि किसने अपने डीएनए में खोट बताने वालों के साथ कुर्सी लोभ में समझौता कर लिया, या किसने न्योता देकर के किसकी थाली खींच ली, या किसने मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा कह करके भी कई दफा उनके ही पैर छुए, या उन जिनके साथ नहीं जाने की बात कही थी। दोस्तों, मार्च का महीना भी गर्म रहने की आशंका है, जहां होली से पहले ही पसीना निकलने लगा है। आपको बता दें कि दोपहर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 2025 में पहली बार तापमान 31 डिग्री तक पहुंचा है। वहीं पर हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के कारण रात में पछुआ हवा का तापमान गिरा है। जहाँ तड़के सुबह का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा, जब सुबह के समय हवा में नमी की मात्रा 84% तक बढ़ी। ऐसे में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान का अंतर करीब 20 डिग्री रहा। यह दो तरह के तापमान के असर से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इस कारण लोग एलर्जी, कफ और फिर फीवर की चपेट में आ रहे हैं। वहीं पर पछुआ हवा की गति 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। रात में हल्की ठंडी हवा और फिर दिन में गर्म हवा चल रही है। जब भारत मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च 2025 तक आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में 6 से 9 मार्च के बीच अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और बूंदाबांदी होने के आसार हैं।
दोस्तों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतरेंगी। जब पवन सिंह की इस घोषणा के बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उन्होंने इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इधर भाजपा के टिकट मिलने की संभावना पर चर्चा छिड़ी तो फिर बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक न्यूज चैनल पर जब सवाल पूछा गया कि क्या पवन सिंह भाजपा के संपर्क में है, तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मैं सबका साथ लेकर के पार्टी चलाने वाला आदमी हूं। जो आदमी भाजपा के विचारधारा के साथ जुड़ने का काम करने और फिर उस माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उस पर विचार करेंगे। वहीं पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पवन सिंह के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना पर कहा कि कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पार्टी उसे टिकट देगी या नहीं, ये तो फिर पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगी। उन्होंने कहा है कि वो एक लोक गायक है, यानी कि सिंगर है और पार्टी में पहले भी थे। अगर वे भाजपा में आते हैं तो फिर पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। वहीं पर इधर चुनाव में पवन सिंह की एंट्री से एक बार फिर से माहौल गरमाया है। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसका नुकसान एनडीए को हुआ और फिर उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरीके से पिछड़ करके हारे। वहीं पर विधानसभा चुनाव में अब पवन सिंह की पत्नी भी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव होने के आसार है। दोस्तों, दुनिया भर में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें ईसाई धर्म, इस्लाम और फिर हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। ईसाई धर्म और इस्लाम विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में मजबूत स्थिति रखते हैं। यूरोप और अमेरिका में ईसाई धर्म प्रमुख है, जबकि एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस्लाम बहुसंख्यक धर्म है। यह दूसरी ओर हिंदू धर्म मुख्य रूप से भारत में केंद्रित है। जब नेपाल में सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। इसके अलावा अन्य देशों में हिंदू आबादी अपेक्षाकृत कम है। वहीं पर पिछले कुछ वर्षों में केवल कुछ अपवादों को छोड़ करके लगभग सभी धर्मों के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि वैश्विक धार्मिक प्रोफाइल लगातार बदल रही है। 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट में साल 2050 तक के रुझानों का अनुमान लगाया गया, जहां प्रजनन दर और फिर प्रमुख धर्मों में युवा लोगों के अनुपात जैसे कारक धर्म आधारित संख्या परिवर्तन को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा लोग अक्सर अपना धर्म बदल रहे हैं, जिसका असर अलग अलग धर्मों की आबादी पर भी पड़ रहा है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दशकों में ईसाई धर्म सबसे बड़ा पालन किए जाने वाला धर्म बना रहेगा, लेकिन मुस्लिम आबादी सबसे तेजी के साथ बढ़ेगी। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2050 तक मुसलमानों की संख्या ईसाइयों के बराबर हो जाएगी दुनिया में। नतीजा ये होगा कि दुनिया भर में इस्लाम का दबदबा होगा। वहीं पर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 25 सालों में यानी कि 2050 तक दुनिया भर में ईसाई धर्मों को मानने वालों की संख्या इस्लाम को मानने वालों की संख्या के बराबर हो जाएगी। यूरोप में अगले 2.5 दशकों में मुस्लिम आबादी कुल आबादी के 10% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। वहीं पर 2050 तक अमेरिका में ईसाई आबादी में कमी आने की उम्मीद है और गैर ईसाई श्रेणी में यहूदी अब दूसरे स्थान पर नहीं रहेंगे। वहीं पर मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है, यानी कि अमेरिका में भी मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं पर भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। वहीं पर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में साल 2050 तक मुस्लिम आबादी में वृद्धि होगी। यह भारत इंडोनेशिया से आगे निकल जाएगा और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। वहीं पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत हिंदू धर्म का घर बना रहेगा और अगले 25 वर्षों में हिंदू आबादी में वृद्धि जारी रहेगी। इसके अलावा इसमें जिक्र किया गया है कि दुनिया भर में बौद्धों की संख्या अपरिवर्तन रहने की संभावना है। दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब मैं बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। हालांकि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। जब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। जब पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी से उनकी नजदीकियों की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी विधायक और बाकी कई सारे लोग उनको बीजेपी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों,
दोस्तों बिहार विधानसभा में बुधवार को एक विधायक गंगा जल लेकर के पहुंचे। उन्होंने नीतीश सरकार से बिहार में गंगा नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने और फिर स्वच्छ तथा निर्मल गंगा का सपना कब पूरा होगा इसको लेकर के नीतीश सरकार जोरदार हमला किया है। साथ ही साथ इशारों में केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है कि आखिर 10 साल में अब तक क्या हुआ। राजद विधायक मुकेश यादव ने इसे लेकर के सवाल किया कि जिस पर मंत्री सुनील कुमार के दिए गए जवाब पर जोरदार बहसबाजी हुई। दरअसल मुकेश यादव ने बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी में जल के प्रदूषण पर चिंता जताई। उनके सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने अपने जवाब में बताया है कि गंगा नदी का किनारे वाले शहरों में STP बनवाए जा रहे हैं। कई जगह पर निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि उनके जवाब पर संतुष्टि जाहिर करते हुए मुकेश यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों से ये प्रक्रिया गतिमान है। आखिर सरकार कब तक गंगा जल को वास्तव में स्वच्छ कर पाएगी। उनकी चिंताओं पर सुनील कुमार ने कहा कि सरकार इस दिशा में सक्रिय है। ऐसे काम को पूरा करने में लंबा समय लगता है। इसके पहले मुकेश यादव ने जब शीशे में गंगा जल दिखाया तो स्पीकर नंद किशोर यादव ने इस पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को नहीं दिखाया जाना चाहिए। वहीं पर मुकेश यादव ने कहा कि वे गंगा जल के प्रदूषण को दिखाने के लिए ये लेकर के आए हैं। जब चौथे दिन सदन के बाहर राजद नेता सहित पूरा विपक्ष बवाल काट रहा है। जब राजद विधायक हाथ में पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। जब शराबबंदी कानून, बिहार में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था सहित तमाम बातों को लेकर के राजद विधायक सत्ता पक्ष पर हमलावर थे। जब राजद के महुआ विधायक मुकेश रोशन हाथ में पोस्टर लेकर के सदन के बाहर नारेबाजी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में टेंशन बढ़ती जा रही है। कभी सीटों को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर के मामला उलझता जा रहा है। अब महागठबंधन में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के विवाद आज सामने आया है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजित शर्मा ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में महागठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा। मुख्यमंत्री और फिर सीटों पर कांग्रेस आलाकमान निर्णय लेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इन मुद्दों पर निर्णय लेंगे। अब यही है कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव महागठबंधन लड़ेगा। उनसे पूछा गया है कि आरजेडी की ओर से घोषणा की गई है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि जनता विधायक चुनती है। जो विधायक जीत करके आएंगे अपना नेता चुनेंगे। आगे कहा कि एनडीए सरकार से जनता अब उब चुकी है। महागठबंधन की सरकार जनता बनवाएगी। दोस्तों बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों को पहली किस्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से माउस क्लिक करके ये राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार सितंबर 2024 में 2,43,000 का लक्ष्य मिला था, जिसे जनवरी 2025 में बढ़ा करके 7,90,000 किया गया था। यह योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। केंद्र सरकार 60% और फिर राज्य सरकार 40% राशि देती है। आज प्रत्येक लाभार्थी को 40,000 रुपए की पहली किस्त दी गई है। अगले 100 दिनों में इन्हें 80,000 रुपए और अधिक मिलेंगे। साथ ही साथ मनरेगा के तहत 22,050 रुपए की मजदूरी और फिर 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए मिलेंगे। इस तरह प्रत्येक लाभुक को कुल 1,54,050 रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों राजनीति में जब भी किसी बड़े नेता का जिक्र होता है तो फिर उसमें बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का नाम जरूर आ जाता है। पप्पू यादव ने जब से लोकसभा चुनाव जीता है तब से वो मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देश भर में होने वाली घटना पर पप्पू यादव की नजर रहती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी बड़े बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो या फिर अमेरिका से अवैध तरीके से भारत आ रहे अप्रवासियों की वापसी का मुद्दा, पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों बिहार के लगभग 6 जिलों में आने वाले समय में मौसम बिगड़ने वाला है। करीब 6 जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। जब मौसम बिगड़ने के कारण तापमान में भारी कमी आने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पर अगले 1 से 2 दिनों के अंदर ही इसका आभास लोगों को होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान तेज हवाएं लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जब पूर्वानुमान के अनुसार 8 मार्च को 6 जिलों में बारिश होने के आसार हैं, जो कि लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। वहीं पर किसानों को इसे विशेष नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इन जिलों में पूर्णिया, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, अररिया आदि शामिल है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है, जिस वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
दोस्तों, देश के कई राज्यों में बदलते मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों का कहर भी शुरू हो चुका है। मौसमी बीमारियों में खास तौर से बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम और निमोनिया के मरीजों की लंबी लाइन अस्पतालों में देखने को मिल रही है। जहाँ हर सरकारी अस्पताल में हजारों मरीजों की ओपीडी देखने को मिल रही है। जहाँ अगर आप भी सर्दी, खांसी, बुखार और फिर जुकाम के संक्रमण से संक्रमित हैं तो आपको भी थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। जहाँ डॉक्टरों ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है। उन्होंने लोगों को अचानक बीमार होने की वजह भी बताई है। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और फिर जुकाम के साथ बुखार होना आम बात है, लेकिन इस बार काफ़ी लोग मौसमी इन्फेक्शन के साथ खतरनाक वायरस की चपेट में भी आ रहे हैं। दरअसल सर्दी, खांसी और फिर जुकाम के साथ प्राण घातक वायरस गुइलेन बेरे सिंड्रोम, इस वायरस का नाम है गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डेमिलिंगवेटिन पॉलीरेडियोन्यूरोपैथी यानी कि IDP भी कहा जाता है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद आपका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। इस दौरान ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर में पैरालिसिस अटैक आ गया है। यह गौर करने वाली बात यह है कि इस बीमारी से संक्रमित कई मरीज भी आ चुके हैं। जी हाँ, देश में डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम और फिर निमोनिया के मरीजों की तादाद लगातार अस्पताल में बढ़ रही है। इसके साथ ही इस बीमारी के भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जब इस वायरस से सर्दी, खांसी और फिर जुकाम के संक्रमण के दौरान होता है, जब सर्दी, खांसी और जुकाम ठीक हो जाता है तो फिर उसके 15 से 20 दिन बाद शरीर में कमजोरी आने लगती है। इसमें सबसे पहले पैरों में कमजोरी महसूस होती है और फिर पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसके बाद संक्रमण धीरे धीरे पैर से होते हुए पेट और फिर गले तक चला जाता है। इस बीमारी से मरीजों को सीधे वेंटिलेटर पर लाया जाता है। अस्पताल में इस मरीज को सभी दवाएं मुफ्त दी जा रही है, क्योंकि इस संक्रमित की दवाइयां काफी महंगी आती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का कल चौथा दिन था। चौथे दिन सदन के बाहर राजद नेता सहित पूरा विपक्ष बवाल काटा। जहां राजद विधायक हाथ में पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस विधायक BPSC अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के प्रदर्शन किए। यह कांग्रेस विधायकों का कहना है कि नीतीश सरकार BPSC अभ्यर्थियों को लेकर के अपना रुख साफ करें और अपना जुबान खोलें। राजद विधायक हाथों में पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किए। यह पोस्टर में लिखा है कि BPSC के छात्रों को न्याय दो, BPSC चयन परीक्षा एक हो। वहीं पर कांग्रेस विधायकों का कहना है कि 17वीं BPSC में गड़बड़ी हुई है। जहां अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग करने को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी भी BPSC अभ्यर्थियों से मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्र और बिहार में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाह की सरकार है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा है। एक अन्य कांग्रेस विधायक ने कहा है कि कई मरीजों से BPSC अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक सुध लेने नहीं जा रही है। यह सरकार अभ्यर्थियों की ना तो मांग सुन रहे हैं और न ही उनके हित में फैसले ले रहे हैं। यह CM नीतीश कुमार ने तो एक बार भी अभ्यर्थियों से बात नहीं की है कि ये लोग तानाशाह हो गए हैं, इनसे कोई आशा नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, बिहार में हवाई जहाज की सेवा को विस्तार देकर के नीतीश कुमार की सरकार कुल 15 एयरपोर्ट को चालू करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। जब बिहार में इस समय राजधानी पटना के अलावा गया और फिर दरभंगा में एयरपोर्ट है, जहां से आम लोग फ्लाइट पकड़ सकते हैं। दरभंगा और फिर गया से फ्लाइट सेवा सीमित शहरों के लिए ही है, जबकि पटना से देश के ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट सीधी फ्लाइट सेवा से जुड़े हैं। जब पूर्णिया में एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन बनाने का टेंडर जारी हो चुका है और फिर संभावना है कि बहुत जल्द सीमांचल से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। बिहार विधानसभा में अपने बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार नालंदा के राजगीर, भागलपुर के सुल्तानगंज और फिर पूर्वी चंपारण के रक्सौल में 3 नए एयरपोर्ट विकसित करेगी। इसके अलावा 7 छोटे एयरपोर्ट भी बनाएगी। यह छोटे हवाई अड्डा के लिए जिन शहरों को चिन्हित किया गया है उनमें पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर, सुपौल, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और फिर मुजफ्फरपुर शामिल है। चौधरी ने बताया है कि ये सारे एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बनाए जाएंगे। वहीं पर हवाई सेवा का नेटवर्क मजबूत करने को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, वहीं पर हवाई सेवा का नेटवर्क मजबूत करने को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, वो इस बात से भी पता चलता है कि सरकार ने 2025-26 के बजट में एयरपोर्ट के विकास के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सम्राट चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि पूर्णिया में टर्मिनल भवन बनते ही हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार इस कोशिश में है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से फ्लाइट सेवा चालू हो जाएंगे। बिहार सरकार ने पटना के पास ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव दे रखा है, जो कि भविष्य में यात्रियों की जरूरत को पूरा कर सके। ग्रीनफील्ड एयर प्रोजेक्ट वो होते हैं जहां जमीन पर पहले से कुछ ना बना हो, जैसे खेल या फिर खाली जमीन जिसका अधिग्रहण किया जा सके।